हिंदी साहित्य की विस्तृत परंपरा की अगर हम बात करें तो उसका आविर्भाव नाटक से ही होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक और नाटककार और खुद अभिनेता भी थे। ये वह दौर था जब हिंदुस्तान की जनता में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था। समाज ऑर्थोडॉक्स दुनिया में था और चीज़ें उन अंधविश्वासों और तमाम चीज़ों पर चल रही थी। ऐसे में हिंदुस्तान गुलाम भी था। तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण का सूत्रपात करने के लिए भारतेंदु ने नाटक जैसी विधा का सहारा लिया और उन्होंने ये सोचा कि नाटक की परंपरा हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत पुरानी है, लेकिन वो धीरे धीरे किसी कारणवश विलुप्त होती चली गई। तो भारतेंदु ने सोचा कि क्यों न उसको फिर से पुनर्जीवित करके जनता में चेतना पैदा करने का काम किया जाए। तो उस युग के जो नाटककार थे विद्या सुंदर 1868 में संस्कृत के चोर पंचिका की बांग्ला संस्करण का अनुवाद किया उन्होंने। विद्या सुंदर नाटक है। उसके बाद रत्नावली है, संस्कृत से अनुवाद किया है रत्नावली का भी, संस्कृत से अनुवाद हुआ है रत्नावली का। फिर संजय विजय है, संस्कृत से कर्पूर मंजरी, संस्कृत से पाखंड विडंबना, ये भी संस्कृत से है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त जो संस्कृत के बहुत ख्यात नाम नाटककार हैं। दुर्लभ बंधु, अंग्रेजी नाटक शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया 1880 में। शेक्सपियर का जितना अधिक इफेक्ट लिटरेचर पर हुआ और नाटक पर हुआ है, वो कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर उस आदमी का इन्फ्लुएंस है, उस राइटर का इन्फ्लुएंस है। तो हिंदी नाटक की परंपरा पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव है। और हम भारतेंदु के साहित्य आचार्य शुक्ल उनके बारे में इसलिए बार बार कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक साहित्य की शुरुआत ही नाटक से होती है। और नाटक में कितनी सारी संभावना है, आप उसकी कल्पना कीजिए। वो किस प्रकार से जन मन हर किसी से जुड़ जाता है, उसका इन्फ्लुएंस कहाँ से कहाँ तक है। वो लोक साहित्य, जन साहित्य न जाने कहाँ कहाँ जुड़ करके हमारे समाज के उस तार, उस अंतरधारा को परिवर्तित करने की, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। तो कोई नाटक जैसी विधा रखती है। और भारतेंदु खुद इतने बड़े नाटककार थे और उनके नाटक देखिए, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती 1873 में, जो प्रहसन, यानी प्रहसन मतलब इसमें हंसी मजाक होती है ना, कि मतलब वेद या किसी शास्त्र के माध्यम से हिंसा करेंगे तो हिंसा नहीं है, बाकी हिंसा है। तो धर्म के अनुरूप जो कुछ चल रहा है वो सब सही है, चाहे उसमें हिंसा हो, चाहे उसमें कुछ भी हो। लेकिन आप जैसे ही उस पर सवाल खड़ा करेंगे, वो सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाएगा। वो आपके धर्म के खिलाफ चला जाएगा, आपकी परंपरा के खिलाफ चला जाएगा। तो हम फिर उसको कैसे देखेंगे, है ना। वो कह रहा है ना कि शास्त्र के अनुसार तो बिल्ली अगर चूहे को मारती है तो वो भी सही है। तो बात ये है। फिर सत्य हरिश्चंद्र जैसा नाटक लिखा, जो कि आप हरिश्चंद्र की कहानी सुनी ही होगी आपने। फिर चंद्रावली, विशेष विश्वमोषधम, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी, ये नाट्य गीत है। गीत क्योंकि इनकी नाटकों में गीतात्मकता भी है, प्रहसन भी है, हंसी मजाक भी है। तो भारतेंदु कहीं ना कहीं उस जन तक पहुंचना चाहते थे कि जिस जन के अंदर शिक्षा का अभाव था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उस भारतीय नवजागरण की चेतना के साथ भी जोड़ना था। और लोगों के अंदर एक इस प्रकार की चेतना पैदा करनी थी कि लोग सोचें समाज के बारे में, जीवन के बारे में, वास्तविकता के बारे में, अपने खुद के बारे में, कि हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारी स्थिति इतनी खराब क्यों है और हम कैसे इन चीज़ों को बदल सकते हैं। तो वेदी की हिंसा हिंसा न भवती में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया। विशेष विश्वमोष दम में उन्होंने उसी देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया कि जो देशी राजा महाराजा थे उनकी उनके दरबारों में क्या हो रहा था, उनकी स्थिति क्या थी। फिर भारत दुर्दशा में अंग्रेजी साम्राज्य के राज में भारत की क्या कंडीशन थी, उसको पूरा विस्तार से नील देवी में वो स्त्री की पीड़ा का वर्णन करते हैं। और अंधेर नगरी में आप जानते ही, आपने नाटक देखा भी होगा, क्योंकि भारतेंदु के नाटकों का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन आज भी होता है, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में। तो वो अंधेर नगरी मतलब क्या है, जहाँ कुछ कुछ भी नहीं है, कोई न नियम है न कानून है, जिसके मन में जो आ रहा है जो कर रहा है। तो व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो चलाना सिस्टम चाहिए आपको ना। तो कुल मिला के भारतेंदु एक ऐसे नाटककार थे, एक ऐसे लेखक थे
जो पारंपरिक ज्ञान को का नवीनीकरण करते हुए नाटकों के माध्यम से जनता के बीच आ रहे थे, लोगों के बीच आ रहे थे और लोगों की चेतना को ट्रांसफॉर्मेशन करने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। बहुत छोटी जो उम्र, मात्र 35 वर्ष की उम्र में भारतेंदु का देहांत हो जाता है। 1880 में उनका 50 में उनका जन्म होता है और 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। सोचिए, अगर वो और ज़्यादा जीते तो क्या क्या नहीं लिख पाते हैं, क्या क्या नहीं कर जाते हमारे लिए। जब इतनी छोटी उम्र में एक ऐसा लेखक जिसके अंदर मतलब अकूत संभावना से भरे पड़े भारतेंदु जब इस प्रकार की रचनाएं हमारे समक्ष लिख रहे थे या लिख रहे हैं, तो भारतेंदु की जो नाटक लिखने की क्षमता और नाटक कैसे लिखना है, किस युग में लिखना है और किस विषय पे लिखना है उनके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। उसका प्रभाव साहित्य पर, समाज पर, परंपरा पर, उस कहते हैं कि मतलब राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति दोनों ही करनी पड़ी उन्होंने, क्योंकि मजबूरियाँ थी। आपको आप क्या करेंगे, आपको जीवन भी जीना था ना। तो अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पर पे धन विदेश चले जाए, ये थी ख्वारी है कि अंग्रेज राज में सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन हमारा धन विदेश जा रहा है। हमारी सुख सुविधाएं हमारा हमारा कमाया हुआ सब लोग खा रहे हैं, अंग्रेज खा रहे हैं, ब्रिटिशर्स खा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जिस इस इत्मीनान से, जिस साहस से चल रही है, जिस सोच से चलती है, उन सारी चीज़ों की जानकारी अगर हम एकत्र करते हैं तो भारतेंदु कहीं ना कहीं हर चीज़ में अग्रणी ही नजर आएंगे आपको। क्योंकि आप 1857 के बाद के भारतीय समाज की कल्पना कीजिए, जब अंग्रेजों ने उस क्रांति को कुचला और लोगों को मतलब गांव गांव, घर के घर फांसी की फांसी दे दी उन्होंने। कितने उस इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हिंदू मुसलमान सबको मारा गया, दलित हर हर किसी को मारा गया। जो और जो उनकी गुलामी में चला गया, चाहे ग्वालियर घराना हो, चाहे बड़े बड़े घराने हो, जो उनके स्वच्छ में था उसे उन्हें नवाजा, उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां दी, उन्हें उपहार दिए गए। तो ब्रिटिशर्स ने जितनी क्रूरता की, और उस क्रूरता से निकलने के बाद जब भारतीय समाज में बहुत सारी चीज़ें होने लगी तो उसको भी समझना होगा। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान भी क्या है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, वो भी देखना होगा। तो उनके आने के फायदे और नुकसान बहुत सारे थे, लेकिन उस स्थिति में भी इस मुल्क की आज़ादी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तो उस आज़ादी के सवाल को भारतेंदु अपनी रचनात्मकता के माध्यम से कैसे लीड कर रहे थे। उधर बाद के साहित्य में आप देखेंगे कि फुले साहब थे, महात्मा फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी शिक्षा लेकर के किस तरह से समाज में उन उन महिलाओं को पढ़ाया, जिन महिलाओं जो लड़कियां कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती थी और घर वाले उनको बाहर निकाल देते थे। उस महिला पर लोग गोबर फेंकते थे कि क्यों क्यों बच्चों की, लड़कियों को क्यों रखती है अपने पास और क्यों पढ़ा रही है। लेकिन वो खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी। तो फुले जी ने उस समाज को पढ़ा करके एक एक नया काम करने का जोखिम लिया, और आज देखिए उनका नाम, आज उनके साहित्य, उनकी चीज़ों का महत्व कितना है। तो कहीं न कहीं जब आप अपने समय की उस परिस्थिति पर सवाल खड़े करते हैं तो वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो भारतेंदु की नाटक की रचनात्मकता, नाटक का प्रभाव इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भारतेंदु निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनको हम जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, हम अपने समय की अंतःधारा को बहुत गहराई से समझने लगते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें पुश कीजिए। हम आपको और भी नए दृष्टिकोण से परिचित करवाएंगे और नई नई चीज़ें बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, और सर्दी बहुत चल रही है, अपना ख्याल रखिए, और हंसते रहिए, और अपना काम करते रहिए, और चलते रहिए। हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। बस चलते रहिए, बस चलते रहिए। मुकाम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी सब कुछ सिखाती है, ज़िंदगी से बड़ी दुनिया में कोई किताब नहीं है। सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग ही हमारी ताकत है। शब्बा खैर।